जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आज के कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। फिर एक एक करके पूरे टॉपिक्स को जो है वो डिटेल में कवर करेंगे, राइट। तो देखो, ये टोटल 6 टॉपिक्स हैं आज के, जिनको एक एक करके हम लोग जो है वो डिटेल में कवर करेंगे गाइस। तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये टॉपिक्स की थोड़ी सी जानकारी जो है वो दे देता हूँ, राइट। एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ, फिर हर एक टॉपिक को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे, ऑलराइट। तो देखो गाइस, सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश के अंदर जियो हेरिटेज साइट्स हम लोग को देखने को मिल रही है। इर्रा माटी, दिबा दिबालू, रेड सैंड ड्यून्स और तिरुमाला हिल्स यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड हुई हैं। इसलिए ये टॉपिक जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। ये देखिए, आंध्र प्रदेश की ये इर्रा माटी, डिबालू, रेड सैंड ड्यून्स और नेचुरल हेरिटेज जो है तिरुमाला हिल्स का, उसको जो है वो बेसिकली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में जो है वो शामिल किया गया है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में जो है वो डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। इसमें जियोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, कल्चरल इंपॉर्टेंस है। ये संरक्षण के लिए, ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन के लिए और टूरिज्म के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में क्या डिफरेंस होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। चलो लिख लो, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट वर्सेस वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, इसके बारे में आज आपको पढ़ना है। नेक्स्ट, डीपीडीपी एक्ट, ये कानून जो है वो आपने देखा है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। ये जो कानून हम लोग को देखने को मिल रहा है 2023 का, इसने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1J को मॉडिफाई किया है। अब पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर इंफॉर्मेशन डिनाई करना इजी हो गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी जो है वो वीक हो सकती है और करप्शन को शील्ड मिल सकती है। तो यानी कि ये आर्टिकल जो है वो क्रिटिसाइज करेगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली क्या किया है कि डीपीडीपी एक्ट 2023 के अंदर कुछ ऐसी चीजें आई हैं जिसने आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को थोड़ा सा कमजोर बना दिया। अब सरकार ये कह सकती है कि हमारे इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर पर्सनल इंफॉर्मेशन है, तो हम ये चीज नहीं देंगे, नहीं प्रोवाइड कराएंगे, तो इससे करप्शन और ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसी पर ही हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट, नेपाल का केस तो आपको ऑलरेडी पता है, बट एक और अपडेट भी सामने आई है। नेपाल को पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिल गई है एज एक्स चीफ जस्टिस सुशीला कार्की। इन्होंने जो है वो शपथ ली है, तो इनका नाम भी थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये आपसे प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं। तो हम जो बात करेंगे आज के आर्टिकल में कि नेपाल में प्राइम मिनिस्टर के रेजिग्नेशन के बाद बहुत दंगे हुए। आप लोग को ऑलरेडी पता है, न्यूज वगैरह आपने देखी होंगी, शायद कुछ रील्स देखी होंगी। पॉलिटिकल क्राइसिस भी हुए हैं बहुत बुरी तरह से, है ना। बोल रहे हैं कि जेनजी ने जो है वो पूरा तख्ता पलट कर दिया। और इंडिया के लिए चैलेंज है कि ओपन बॉर्डर, सिक्योरिटी रिस्क और चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस के बीच अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करके मतलब प्रोटेक्ट करना और एज अ बिग ब्रदर का रोल जो है वो प्ले करना। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को नेपाल की स्थिति अभी जो खराब हुई है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, ये वाला टॉपिक है पाकिस्तान। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो प्रीलिम्स में आ सकता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूरेशिया में, यानी कि यूरोप और एशिया में सिक्योरिटी, इकोनॉमी और कल्चरल कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। पाकिस्तान को 2027 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन चेयरमैनशिप मिलेगी और वो समिट होस्ट करेगा। तो ये फैक्ट आपको डायरेक्टली जो पता होना चाहिए कि नेक्स्ट एससीओ समिट जो 2027 में होगी उसको होस्ट करेगा पाकिस्तान। नेक्स्ट, अब यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट ने एक्स प्रेसिडेंट के आईईईपीए एक्ट के यूज से लगाए गए टैरिफ्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा है। तो लीगल बैटल अभी उसी में चल रहा है यहीं पर ही हम लोग को देखने को मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रही है कि भाई वापस ले लो टैरिफ के केसेस। अगर आप लोग को याद हो कुछ, देखो पूरा गेम रचा होता है यूएसए का, है ना। कुछ याद है आप लोगों को? जिसको पता है प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने ऑलमोस्ट आपसे 2-3 हफ्ते पहले बोल दिया था, जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर जब ये टैरिफ लेकर आया था, मैंने आपसे कहा था कि अभी बस कुछ दिन रुक जाओ, आप देखना कि ये जो ये टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज, ये सब ऐसे करके डरा रहे हैं, और जो हम डर नहीं रहे ना, देखना ये वापस पलटा देगा। कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति होगी कि ये अपने आप वापस ले लेगा, या कोई ऐसी स्थिति बना देगा कि भाई हमने तो लगाया था, हमने तो, जैसे होता नहीं है कि लड़ाई में जाते हो है, तो आप जो है वो बिल्कुल गर्म हो रहे हो कि साला छोड़ूंगा नहीं, जान से मार दूंगा, और आप ही के साथ खड़ा हुआ आपका दोस्त जो है वो आपको बोल रहा है अरे नहीं नहीं भाई छोड़ यार, बच्चा है, छोड़ छोड़ यार, जान दे। तो मतलब क्या हुआ?
दुनिया को दिख गया कि आप गुस्से वाले भी हो, बट आप ही के दोस्त ने जो है वो आपको थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया, जिससे कि आपने सामने वाले को बख्श दिया, है ना। गेम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप, यूनाइटेड स्टेट्स, मानो यूनाइटेड स्टेट्स का एक आदमी जो है बोल रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर कस्टम ड्यूटीज लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, हमसे पंगा मत लेना। अब हम डरे नहीं, जा लगा दे, है। तो दूसरा व्यक्ति जो है वो आकर बोल रहा है कि नहीं नहीं भाई छोड़ यार, जाने दे, मत कर, इससे उसका नुकसान हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, क्या कर रहा है, छोड़, जाने दे। तो दुनिया को क्या मैसेज चला गया कि यूनाइटेड स्टेट्स ने काम तो कर दिया, पावरफुल तो है वो, है। अगर अगर उसका इंस्टीट्यूशन यानी कि उसका सुप्रीम कोर्ट अगर उसको रोकता नहीं तो वो तो छोड़ता नहीं किसी को भी, इतना खतरनाक है वो। तो मतलब दोनों चीजों में बोलबाला अपना ही होना चाहिए। अरे बहुत बहुत गेम प्लानर है, और इसके हर एक गेम को जो है वो उसकी नस नस से मैं जानता हूं, राइट। तो अब देखो, ये ट्रम्प का एडमिनिस्ट्रेशन अब लड़ाई कर रहा है, अभी थोड़ी नौटंकी होगी। देखो लिखा है ना कि टेकिंग द फाइट ओवर टेरिफ टू सुप्रीम कोर्ट, आस्किंग द जस्टिसेस टू रूल क्विकली दैट द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू इंपोज स्वीपिंग इंपोर्ट टैक्सेस अंडर द फेडरल लॉ। तो अभी भी डराएंगे कुछ दिनों तक, और फिर उसका बोलेंगे चलो ठीक है, बख्श दिया। तो दिस इज द केस यार। अगर जेन्युइनली आपको याद हो कि मैंने ऐसा बोला है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो दिस इज द एनालिसिस। और बाकी आखिरी जो टॉपिक है एआई मॉनसून फोरकास्टिंग का, तो यार ये तो आप जान ही रहे हो, आज की डेट में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सख्त आवश्यकता है इस चीज के लिए, मॉनसून फोरकास्टिंग के लिए और इन सब चीजों के लिए, क्योंकि स्थिति बड़ी ज्यादा खराब होती रहे वो जा रही है दिन ब दिन। तो चलिए, तो गाइस मेरा नाम है कमलाक्ष झा, 16 सितंबर 2025 है आज। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये लेक्चर आप देख रहे हैं, करंट अफेयर्स का। और किसी भी स्टेट पीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखना। और भैया ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके बैचेस को जो है वो ज्वाइन करिए। और स्पेशली हमारे पास जो कोर्स डिजाइंड है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओएआरओ, बीईओ, यूकेपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के लिए प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवाई जाती है। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है, लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है। बस आपको कोर्स को ज्वाइन करना है और अपनी तैयारी में लग जाना है। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और कोर्सेज को ज्वाइन करो। चलो, अब ये तो आपने एक आइडिया ले ही लिया सभी टॉपिक्स का कि सभी टॉपिक्स में हम लोग आज की डेट में क्या क्या चीजें जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं भैया। तो चलिए आइए हम लोग एक एक करके पूरे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जिस पर हम लोग जो है वो बात करेंगे आंध्र प्रदेश के जियो हेरिटेज के बारे में, जो रिसेंटली यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट में इंक्लूड किए गए हैं। तो इसी के बारे में हम लोग जो है वो बात करेंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस भी आने की काफी ज्यादा संभावना है। तो थोड़ा सा जो है मैं आपको सबसे पहले तो बैकग्राउंड जो है वो समझाने की कोशिश करता हूँ, और जो चीज मैं बोलूंगा उसको नोट डाउन जो है वो कर लेना, है ना। थोड़ा सा अपन बैकग्राउंड जो है वो देख लेते हैं। इरा माटी डिबालू, लिख लो ये, इरा माटी डिबालू और तिरुमाला हिल्स, तिरुमारा हिल्स, ये दो साइट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। पहला इरा माटी डिबालू, जिसे हम रेड सैंड ड्यून्स कहते हैं, विशाखापट्टनम के पास ये लोकेटेड हम लोग को नजर आती है। कहां पर लोकेटेड है इसकी लोकेशन? विशाखापट्टनम के पास, है ना, विशाखापट्टनम के पास। और रेड सैंड ड्यून्स इसको कहा जाता है। ये दो चीज और लिखेंगे आप। तिरुमाला हिल्स के बारे में जो है हम लोग बात करें अगर, तिरुमाला हिल्स जो फेमस है तिरुपति रीजन में, और तिरुपति बालाजी तो आप जानते ही हैं, जब वहां पर जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हिल पर, पहाड़ पर, कोई गया है तो उसने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो कोई बात नहीं, आने वाले समय में करोगे ही, है ना। इन सब जगहों पे तो जाना ही है आप लोगों को। अब ऑफिशियल ड्यूटी के तौर पर भी कह सकता हूं मैं, अगर आप ऑल इंडिया सर्विसेज में लग गए तो। अच्छा, बाय द वे मुझे एक स्टूडेंट ने जो है वो लिखा था कि सर आप थोड़ा सा ये बताएं कि एस्पिरेंट को जो है वो कैसे मैनेज करनी चाहिए अपनी क्या सोशल और पब्लिक लाइफ, टॉकिंग मैनर में, स्क्रीनिंग मैनर में और दूसरे वे में। पहली बात तो भैया, आप सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट है, आपको ना सोशल लाइफ देखनी है ना पब्लिक लाइफ देखनी है, आपको अपनी प्राइवेट पर्सनल लाइफ देखनी है। पहली चीज तो ये दिमाग में बैठा लो। बाहर में गई दुनिया, सिर्फ आपको बैठ के अपनी तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। और जब ये एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर लेते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आप शांत रहने लगते हो। अब रही बात कहीं किसी पब्लिक इवेंट में आप जा रहे हो, तो जस्ट कीप योर माउथ शट, ऑब्जर्व एवरीथिंग, और बोलना बहुत कम है, राइट। क्योंकि जितना कम बोलोगे उतनी बहस जो है वो कम होगी लोगों से। बिकॉज राइट नाउ यू आर इन अ पोजीशन कि आपके अंदर ज्ञान भरता जा रहा है, और आपके इसी ज्ञान के कारण जो है वो आपकी लोगों से बहस होगी या होती होगी,
और जिन लोगों ने एक्सपीरियंस किया तो मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आप किसी चीज पर तर्क देते हैं ना, तब लोग जो है वो आप मानते नहीं, फालतू बात, कैसी बातें कर रहे हो यार। बट आप लॉजिकल बात कर रहे होते हो क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, यू नो ईच एंड एवरी थिंग्स, जीएस पेपर 1 2 3 4 सबको इंक्लूड करके आप सामने वाले को बता रहे हो। बट सामने वाला है कॉमन मैन, वो आपकी बात नहीं समझेगा। तो कॉमन मैन को समझाने की जरूरत नहीं है। आप लोग का डिस्कशन होगा ब्यूरोक्रेट्स के साथ आने वाले समय में। अभी कोई आपकी लाइफ नहीं है बॉस, अभी आपकी सिर्फ प्राइवेट लाइफ। किसी इवेंट में जा रहे हो, शांत रहो, क्योंकि जितना बोलोगे उतनी बहस होगी और लोग आपको नीचे दिखाएंगे। तो शांत रहो, अपने आप को जो है वैसा शो करो कि यार आपको नहीं पता, या ये भी मत बोलो नहीं पता, बस मुस्कुराते रहो कि यस सही है, बिल्कुल सही है, जो आप बोल रहे हो मालिक बिल्कुल सही है ना, और निकल जाओ उस जगह से। ज्यादा देर कॉमन मैन के बीच में रहना नहीं है, नहीं तो जितना पड़ा हुआ ज्ञान जो है ना वो निकलेगा फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि लोग आपको सुनेंगे नहीं। बट हाँ, जिस दिन नाम के आगे कलेक्टर लग गया भैया, डीएसपी लग गया, आईपीएस लग गया, तो औकात तुम्हारी होगी ना यार। तो उस दिन की औकात के लिए वेट करो बस। अभी शांत रहना, कोई पब्लिक लाइफ नहीं, कोई वो नहीं, सिर्फ प्राइवेट लाइफ, जो कि एक बंद कमरे में अपने आप को रहो, प्रिपेयर करो, ताकतवर बनाओ। बाहर निकलो तो शांत रहो, अच्छे ड्रेसअप होके जाओ, कहीं पर भी जाओ। अगर किसी इवेंट में भी जाना है तो यू शुड लुक इन अ वेरी नीट एंड क्लीन ड्रेस। अच्छी ड्रेस पहनो, नीट एंड क्लीन ड्रेस पहनो, फॉर्मल ड्रेस पहनो। जब कहीं पर जाओ तो बस शांति से एक जगह पर खड़े होकर मुस्कुराते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। जितने भी आसपास कार्टून घूम रहे हैं ना हमारे, बस उनको ऑब्जर्व करना है, मन ही मन मुस्कुराना है। ऑब्जर्व करते हो कि देखो ये एक दिन वक्त आएगा सारे थाने के अंदर बंद करवा देंगे, हमसे ज्यादा उलझे हो गए। अंदर ही मन खुश होते रहो कि तेरे को देखूंगा, रुक जा अभी, है ना। अपने मन को बताते रहो कि अभी नहीं, अभी पंगे नहीं लेने किसी से भी। पंगे लेंगे उस दिन, पंगे लेंगे जिस दिन पोजीशन आपकी होगी, जिस दिन आप एक सड़े से जोक में भी हंसोगे ना, जिसमें किसी को भी हंसी ना आए, किसी को भी नहीं। ट्राई करके देख लेना, जब पावर हाथ में आएगी ना, आपको खुद को पता है कि ये सड़ा सा जोक है, इसमें तो हंसना भी नहीं चाहिए। उस जोक में अगर आप ऐसे हा 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 करके हंस दोगे ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपके साथ जितने लोग खड़े होंगे वो भी हा 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 करते रहेंगे, और उनके चेहरे पे दिखेगा कि वो जानबूझ के हंस रहे हैं। दिस इज द गेम ऑफ पावर। तो उस गेम को जीना है, चाहते हो लोग आपकी बात माने, आपको सुने, तो इस एग्जाम को क्लियर करो। बाकी ये सब फालतू क्वेश्चन था आपका, मजे नहीं आए वाले क्वेश्चन देखकर। समझ में आ गई वैसे तो बात, क्योंकि जो भी पूछोगे उसका आंसर तो मैं दूंगा ही आपको। दूसरा, मेंस के लिए करंट अफेयर्स इनफ है या मैगजीन? देखो, मैंने कभी आपको नहीं बोला है कि आप कोई चीज मत पढ़ो, सब पढ़ो। आप मेरे लेक्चर्स ले लो, मेरे लेक्चर्स लेने के बाद अपने जनरल स्टडीज के टॉपिक्स कवर कर लो, जो आपका टारगेट है डेली वाला। उसके बाद अगर आपको टाइम मिले तो डेफिनेटली दुनिया यहाँ की जो चीज पढ़नी है पढ़ो, आप, कोई लोड नहीं है। बट इतनी चीज जितनी मैं दे रहा हूं उतनी तो पढ़ना आपको जरूरी है। और बाकी और भी स्टूडेंट्स, मैं आप लोग के आंसर्स देखता रहता हूं भाई, ऐसा मत सोचना कि मैं आपके आंसर्स देखता नहीं हूं। तो आप आंसर्स लिखते रहिए। चलिए, तो हमें क्या समझ में आ गया कि विशाखापट्टनम पे हम लोग को ये देखने को मिलती हैं इर्रा माटी देबालू, इर्रा मट्टी डेबालू। बालू जो है वो मिट्टी को ही बोलते हैं ना, उसे रेड सैंड ड्यून्स, उससे याद रखना। तिरुमाला हिल्स जो तिरुपति रीजन के लिए फेमस, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है भाई, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। तो टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूजन वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के नॉमिनेशन का पहला स्टेप होता है गाइस। अगर किसी पर्टिकुलर साइट को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल करना होता है ना, तो यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में रहे वो उसको शामिल किया जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखिएगा। बस इस टॉपिक के अंदर आपको ये बस दोनों टॉपिक्स ध्यान में रखने हैं, इनकी लोकेशन के साथ, और इनको अभी टेंटेटिव लिस्ट में रहे वो शामिल किया जा रहा है। मतलब ये पहला स्टेप ले लिया है, आने वाले समय में ये हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी शामिल हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज देखो, लिखा है ना कि ये पहला स्टेप है नॉमिनेशन का वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए। और इंडिया जो है वो फोकस यही कर रहा है कि अपनी नेचुरल हेरिटेज ट्रेजर्स को रहे वो इस लिस्ट में, ग्लोबल लेवल की लिस्ट में रहे वो शामिल कर दे। इससे इनका संरक्षण और बेहतर होगा, ग्लोबल लेवल पर इनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, फंडिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, टेक्निकल एक्सपर्टीज मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पैसा आएगा, क्योंकि टूरिज्म ऐसी साइट्स पर जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये रेड सैंड ड्यून्स की बात करेगा इस, तो बे ऑफ बंगाल कोस्ट विशाखापट्टनम के पास है, ये 1500 एकड़ में फैला हुआ है। 1886 में एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट ने पहली साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन इसका किया था, यानी कि पहली बार इसको फाइंड आउट किया था 1886 में, एक ब्रिटिशर्स के द्वारा। लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, लेट क्वार्टरनरी एज
जो पिछले 2.6 मिलियन ईयर्स की है, इसके क्लाइमेट ऑसिलेशन और सी लेवल चेंजेस की वजह से ये बना है। तो यानी कि ऑब्वियस ही बात है कि हर एक स्ट्रक्चर जो बना है वो क्लाइमेट में चेंजेस आने की वजह से बना है, जस्ट लाइक दैट ये भी बना है। इस यहां पर आपको रेत मिलेगी, मिट्टी मिलेगी, है ना, ठीक है, और नेचुरल ऑक्सीडेशन की वजह से इसका रंग जो होता है वो लाल होता है। क्लाइमेट हिस्ट्री के नेचुरल आर्काइव्स में सेडिमेंट्री लेयर और ड्रेनेज पैटर्न जो है वो प्रिजर्व रहते हैं, ये इसकी यूनिकनेस है। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इसके नाम लिखो, बस यही चीज आपसे जो है पूछी जाएगी। पूरे दुनिया भर में सिर्फ ऐसी साइट्स 3 ही हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और श्रीलंका में, जहां पर इस प्रकार के यूनिकनेस हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। मतलब उनका जो एरिया जो है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ना, डेंडेट्रिक ड्रेनेज पैटर्न, कुछ याद आ रहा है? ये नदियों वाले टॉपिक, रिवर्स वाले टॉपिक को आपने पढ़ा होगा, तो ये रेक्टिकुलर ड्रेनेज पैटर्न है ना, डेंड्रिक ड्रेनेज पैटर्न, ऐसे पैटर्न्स के नाम जो है वो आपने सुने होंगे। तो ये सब, ये देखो, जनरल स्टडीज के साथ ये लिंक्ड होता है, इसलिए जीएस की प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। और उसके लिए कुछ नहीं करना है, इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है और प्रिपरेशन चालू कर देनी है, ठीक है। अब तिरुमाला के बारे में ही ऐसी बात करें, अच्छा इसके फायदे क्या होंगे? तो देखो, ये बेसिकली एक नेचुरल लेबोरेटरी का काम करेगा कि स्टडी करेगा सी लेवल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, मॉनसून किस प्रकार से इवॉल्व हो रहा है, राइट। 2.6 मिलियन साल पहले की जियोलॉजी कैसी थी उसको स्टडी करने में ये हेल्पफुल होगा। यानी कि यहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट, रिसर्चर्स ग्लोबल लेवल के जो हैं, उनका अट्रैक्शन यहाँ पर होगा इस एरिया में, है ना। एजुकेशन और रिसर्च के लिए एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, टूरिज्म के लिए तो होगा ही होगा। तो बड़ी बेसिक चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। अब तिरुमाला हिल्स के बारे में बात करें, हाँ, इसमें एक चीज जो है वो जरूर लिखना, वो ये है, एपार्शियन अनकन्फॉर्मिटी, जहां 2.5 बिलियन साल पुराने पत्थर यंगर प्रोटेरोजिक रॉक से जो है वो मिलते हैं। यानी कि ये बेसिकली 2.5 बिलियन साल पुराने, आप तो ये लिख लो, पत्थर यहां पर हम लोग को देखने को मिलते हैं। और नेचुरल आर्क भी हम लोग को जो है वो यहां पर नजर आता है, ये चीज ध्यान में रखना है। यानी कि एक इस क्षेत्र में तिरुमाला हिल्स में एक नेचुरल आर्क है, यानी कि एक सी शेप हम लोग को देखने को मिलता है, बनता है, जिसका नाम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है सीलाथोरनम। सिलाथोरनम लिख लेना, क्वेश्चन आ सकता है सीलाथोरनम किससे रिलेटेड है? तिरुमाला हिल से। तो अपनी ये बेसिकली तिरुमाला मंदिर के लिए तो जाना जाता ही है। ये तिरुमाला मंदिर बताया जाता है। अच्छा, ये सॉरी, ये जो नेचुरल आर्क बना था वो 1.5 बिलियन साल पहले जो है वो बना था, ठीक है। यहां पर फॉल्स भी हैं, एक हम लोग को बायोस्फीयर रिजर्व देखने को मिलता है यहां पर, शीश चलम, याद रखिएगा। और एक वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी हम लोग को यहां पर नजर आता है। तो ये सब फैक्ट्स ध्यान में रखना जरूरी है। रेड सैंडर्स, साइकस बेडोमेई, जेडॉन्स क्रूजर, तो इस प्रकार की प्रजातियां भी यहां पर काफी सारी पाई जाती हैं। सीजनल वाटरफॉल्स भी हम लोग को यहां पर नजर आते हैं। जब तिरुपति जाते हो ना, तब ऐसे ब्यूटीफुल लैंडस्केप दिखाई देता है कि मजा आ जाता है देखकर। बट आपको तो सिर्फ इन दो की लोकेशन बस ध्यान में रखनी है। इर्रा माटी डिबालू क्वालिफाई कर सकता है टेक्टोनिक सिस्टम और कोस्टल सिस्टम के अंडर। तिरुमाला हिल्स क्वालिफाई कर सकता है हिस्ट्री ऑफ प्लैनेट अर्थ और इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के अंडर। तो ये चीज इन्होंने इसके क्वालिफिकेशन की जो है बताई है, बट चैलेंजेस भी हैं। अगर हम यहाँ पर टूरिज्म को मैनेज नहीं करेंगे, फिल्म शूटिंग को मैनेज नहीं करेंगे, तो इस क्षेत्र को खतरा और बढ़ सकता है। तिरुमाला हिल्स में डिफॉरेस्टेशन का खतरा है, हैबिटेट लॉस का खतरा है ना, एंडेंजर्ड स्पीसीज यहाँ पर काफी सारी है जिनको काफी ज्यादा खतरा है। और यहाँ पर जब ये, हालांकि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में ये शामिल तो होगा, बट जब ग्लोबल अट्रैक्शन जब ये आता है ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज के ऊपर जब कोई भी चीज हाईलाइट होती है, तो उसको और भी तेजी से प्रोटेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि काफी सारे लोगों की नजरें उसके ऊपर जो है वो आ जाती हैं। और जब नजरें आती हैं तब डैमेज होने का रिस्क जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्लियर? तो टूरिज्म रेगुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्टिव कानून को लागू करो, अवेयरनेस कैंपेन्स लाओ, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करो प्रिजर्वेशन में, है ना, संरक्षण में। रेवेन्यू भी हो और इकोलॉजी भी सेफ रहे, इसके लिए एक प्रॉपर बैलेंस करो। सस्टेनेबल जियो टूरिज्म मॉडल को जो है वो फॉलो करो। यस, तो यही सब चीजें हैं एट दी एंड जो हम लोग को ध्यान में रखना जरूरी है। तो याद रखना, यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है वो शामिल हो गई है 2 साइट, तिरुमाला हिल्स
और विशाखापट्टनम के नजदीक इरामाटी डिबालू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एग्जाम में आएगा, 90% से ज्यादा चांसेस है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंदर हम लोग को देखने को मिलेगा कि इस कानून को बेसिकली थोड़ा सा कमजोर कर दिया है डीपीडीपी कानून 2023 ने। तो कैसे किया है, आइए इसी चीज के बारे में हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो डीपीडीपी एक्ट 2023, इसके बारे में आपको पता होगा, इस कानून ने जो है वो अमेंड करा दिया आरटीआई एक्ट को, राइट। और पर्सनल इंफॉर्मेशन डिनाई करने का इसमें स्कोप है कि भाई अगर किसी भी पर्टिकुलर डेटा में किसी की कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो वो शेयर नहीं की जाएगी। अब एक्सपर्ट्स को डर यही है कि अमेंडमेंट जो है वो ट्रांसपेरेंसी वीक करेगा, और ये बात सही भी है। आरटीआई में वैसे भी काफी सरकार को डर लगता था जब आरटीआई लगती थी, तो अब सरकार ने जो है वो पर्सनल इंफॉर्मेशन का हवाला देते हुए हटा देगी सरकार। अब सुनो बात कुछ ध्यान से। आरटीआई एक्ट ये सशक्त करता है सिटीजन्स को कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकें। आई थिंक आप सभी को पता होगा इसके बारे में, ये लिखना मत वैसे, आप सिर्फ वर्ड वो टाइटल लिख लो तो चलेगा, क्योंकि पॉलिटी के अंदर इसमें डिटेल में आपको पढ़ाया जाता है और उसके नोट्स बनवाए जाते हैं। तो ये सशक्त करता है सिटीजन्स को कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन डिमांड कर सके। इससे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस और अकाउंटेबिलिटी मजबूत होती है। ये एक्चुअली आर्टिकल 19 क्लॉज 1A फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का प्रैक्टिकल एक्सटेंशन है भैया। ये बेसिकली लागू, कभी कभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ आरटीआई एक्ट किस पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स को लागू करने का हेल्प करता है, तो आर्टिकल 19 क्लॉज 1A हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब मुद्दा जो हुआ है वो इसके सेक्शन 8(1)J का हम लोग को मुद्दा देखने को मिल रहा है। पहले इंफॉर्मेशन डिनाई तभी किया जा सकता था जब वो पब्लिक एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो या प्रिवेसी का अनड्यू इन्वेजन करे। प्लस एक प्रोविजियो था, जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर को डिनाई नहीं की जा सकती वो सिटीजन्स को भी डिनाई नहीं की जा सकती। मतलब ये एक प्रोविजन था कि भाई आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर के पास जो इंफॉर्मेशन आएगी वो इंफॉर्मेशन तो आपको पब्लिक को देनी पड़ेगी, उससे आप वो इंफॉर्मेशन छुपाओगे नहीं। अब इन्होंने इसको डाइल्यूट कर दिया। अब क्या बदला, डीपीडीपी एक्ट ने आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 क्लॉज 1J को रिड्यूस करके एक बहुत ही अजीब सा क्लॉज बना दिया। अब इनको वाइड स्कोप मिल गया है इंफॉर्मेशन को पर्सनल कह के डिनाई करने का। अब ये कह सकते हैं कि भैया ये इंफॉर्मेशन तो जो है वो पर्सनल है और मतलब इसको हम जो है वो आपको शेयर नहीं कर सकते। डीपीडीपी के अंडर पर्सन का डेफिनेशन इतना ब्रॉड है कि उसमें इंडिविजुअल्स के अलावा कंपनीज, फर्म्स, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, एसोसिएशन, इवन स्टेट तक आता है। मतलब ऑलमोस्ट हर गवर्नमेंट रिकॉर्ड पर्सनल डेटा के नाम पर क्लासिफाई किया जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में तो पर्सनल लोगों के डेटा ही होंगे ना। तो दिस इज द इशू भैया। और 250 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टीज ले सकता है ये, समझ रहे हो। तो भैया ये तो हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि सरकार को अगर कोई इंफॉर्मेशन छुपानी है तो वो तो फिर उसको बस बोलेंगे कि ये इसमें तो प्राइवेट लोगों के, पर्सनल लोगों के डेटा है, इसलिए हम देंगे नहीं। तो इसी को लेकर क्रिटिसिज्म हो रहा है। चिंता यही है कि पेंशन लिस्ट, रिक्रूटमेंट डेटा, बेनिफिशियरी के रिकॉर्ड्स, सबको प्रिवेसी के नाम पर डिनाई किया जा सकता है। सिटीजन्स अपना ही करेक्टेड मार्कशीट या बेसिक डॉक्यूमेंट्स भी इजीली नहीं ले पाएंगे। पहले प्रिंसिपल था मैक्सिमम डिस्क्लोजर मिनिमम एग्जेम्पशन, कि मैक्सिमम चीज सामने रखो और बहुत मिनिमम चीज छुपाओ। अब सिटीजन्स को प्रूफ करना होगा लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इवन फॉर रूटीन इंफॉर्मेशन। तो मतलब अब आरटीआई का महत्व तो कुछ बचा ही नहीं है। डीपीडीपी एक्ट में पेनाल्टीज लगा दी इन लोगों ने 250 करोड़ रुपए तक, इंसान की फटी जाए। देख लो ना आप, अभी बताया ना मैंने आपको, 250 करोड़ रुपए तक की पेनाल्टी है भैया। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिनको पीआईओ हम लोग कहते हैं, इनके डर की वजह से सेफ साइड चूज करेंगे और इंफॉर्मेशन डिनाई करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने गड़बड़ी करी तो उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई हो सकती है। 250 करोड़ रुपए तक की भैया। फेक बेनिफिशियरी, गोस्ट एम्प्लॉइज, प्रोक्योरमेंट स्कैम्स सब एक्सपोज होते थे गाइस आरटीआई से। अब पर्सनल डेटा
कि एक्सक्यूज से करप्शन और प्रोटेक्टेड हो गया। मतलब जहां करप्शन को खत्म करना चाहिए वहां करप्शन जो है वो और तेजी से होता जा रहा है कि आओ और जेब भरो अपनी अपनी। ऑलरेडी वीक एंटी करप्शन इंस्टीट्यूशन अब और भी इनइफेक्टिव हो जाएंगे। सिटीजन्स की वॉचडॉग रोल जो है वो वीक हो जाएगी। अब सिटीजन भी जो है वो खुद से सामने आएगा नहीं किसी बड़े इशू को रिजॉल्व करने के पर्पस के लिए। इस पर्टिकुलर कानून ने बड़ा दुखी कर दिया। मतलब मजा नहीं आया इस कानून को जो है वो पढ़कर कि डेवलपमेंट की जगह जो है वो बैंड ही बजा दी इन लोगों ने, है ना। आपको भी अंदर से ये फीलिंग हो रही होगी कि यार ये तो कबाड़ा कर दिया है, ये नहीं होना चाहिए। जितनी ट्रांसपेरेंसी हो उतना बेटर है। जहां यहां सरकार एक तरफ बोलती है पारदर्शिता पारदर्शिता, वहीं बैंड बजा दे रही है। अब सुनो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का पुट्टा स्वामी जजमेंट था 2017 का। इसने प्रिवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया, लेकिन प्रिवेसी और ट्रांसपेरेंसी के बीच बैलेंस का क्लियर फ्रेमवर्क ही नहीं है। ये जिसको नहीं पता पुट्टा स्वामी जजमेंट के बारे में ध्यान में रखना। राइट टू प्रिवेसी जो आया ना, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है राइट टू प्रिवेसी? कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ अभी अभी। तो हमारे पास राइट टू प्रिवेसी तो लेकर आ गए हैं और राइट टू इंफॉर्मेशन भी लेकर आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास है ये सब चीजें। बट इन दोनों के बीच में, ट्रांसपेरेंसी के बीच में और प्रिवेसी के बीच में कोई क्लियर फ्रेमवर्क बैलेंस ही नहीं है। इंफॉर्मेशन कमीशन में 30 से 40% वैकेंसीज हैं। अपील्स डिस्क्लोज करने में सालों लग जाते हैं। सोचिए आप, आरटीआई में जो ऑफिशियल्स हैं वहां पर 30 से 40% सीट खाली है, तो काम ही तेजी से नहीं हो पा रहा। आरटीआई ऑनलाइन सिस्टम से रूरल एरियाज और पिछड़ी कम्युनिटीज के लिए और हर्डल्स क्रिएट हो गई है। डिजिटल डिवाइड का तो एक इशू है ही हमारे यहां पे। 2005 के मास मूवमेंट जैसे पब्लिक मोबिलाइजेशन अब नहीं दिखते। पब्लिक भी जो है वो आती नहीं है, सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि उनको पता है कि साला यार कुछ भी करो, कुछ समय तक चीजें बस दिखती हैं और बाकी नुकसान होने लगता है। गवर्नमेंट को ओपेसिटी से फायदा मिलता है, नहीं कि गवर्नमेंट कोई चीज छुपाएगी तो उससे उसको फायदा मिलेगा, इसलिए वो वॉलंटरी स्ट्रॉन्ग आरटीआई प्रोविजन को रिस्टोर नहीं करना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि स्ट्रॉन्ग आरटीआई हो। तो जो इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट को अवेलेबल है वो सिटीजन्स को भी मिलनी चाहिए। ये चीज जो है वो होनी चाहिए भाई आज की डेट में, है ना। इस चीज को जो है वो एटलीस्ट ये तो इंश्योर करो कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर जो इंफॉर्मेशन लेगा वो सिटीजन्स को भी दिया जाए। सिर्फ सेंसिटिव डेटा, हेल्थ, फैमिली डिटेल्स तक लिमिटेड रहे, यानी कि आप पर्सनल इंफॉर्मेशन के नाम पर सिर्फ फैमिली की डिटेल्स को प्रोटेक्टेड रखो या हेल्थ की डिटेल्स को प्रोटेक्टेड रखो, या बट फिर भी अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है तो फाइनेंस की डिटेल्स तो डिस्क्लोज करना जरूरी है ना। वैकेंसीज फिल करो कि ज्यादा से ज्यादा ऑफिशियल्स जो है आरटीआई के अंदर ऑपरेट करें, जिससे कि काम तेजी से हो। बेनिफिशियरी की लिस्ट, कॉन्टैक्ट, टेंडर्स जैसे डेटा सेट गवर्नमेंट वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाए कि किसको कौन सा टेंडर मिला, क्या मिला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट अप्लाई होना चाहिए, ना कि एक राइट को, एक अधिकार को दूसरे पर ओवरराइड करना। भाई बैलेंस क्रिएट करना बहुत जरूरी है, ये वाला पॉइंट है ना। सिटीजन्स कैंपेन और मीडिया एंगेजमेंट से पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी बिल्ड होना जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरीके से हमारे जो नेता नगरी इस तरीके से ऐसी हरकतें करेंगे, एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की खुलेआम बात करेंगे और दूसरी तरफ जो है वो चीजों को छुपाने के लिए अपने प्रोटेक्शन मांगेंगे कानून के थ्रू, तो वो तो गलत है ना यार। अब यही सब चीजें हैं जो कॉमन मैन देखता नहीं है, और वो सब चीजें आपको देखनी है। बट एक चीज ध्यान में रहे, मेंस के आंसर लिखते समय आपको इतना ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना है। आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, आपको क्रिटिसाइज करना है तो सजेशन में करो कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो होनी चाहिए, इस टाइप से चीजें सजेशंस में लिखो, है ना। गुस्सा मत करो गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि सिस्टम में बैठे हुए आप, मतलब आपके सीनियर्स ऑफिशियल्स है ना, वो सिस्टम में बैठे हुए हैं, तो आपको सिस्टम की रिस्पेक्ट जो है वो करनी है। आप सिस्टम का हिस्सा बनने वाले हो, तो सिस्टम को सुधारना है, तो उसकी आलोचना मत करो। आलोचना करोगे तो सिस्टम आपसे खफा हो जाएगा और फिर आपको अपने अंदर शामिल नहीं करेगा। एज सिंपल एज दैट। अब सुनो, अब नेपाल की करंट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। टर्ब्यूलेंट ट्रांजिशन बोला जा रहा है जिसे। ये टॉपिक इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए भी डायरेक्टली इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से चर्चा करते हैं। तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हुआ यूथ लेड प्रोटेस्ट और पब्लिक एंगर के बाद। तो ये चीज आप जानती हैं, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ, पब्लिक जो है वो भड़क गई और
रिजाइन किया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने, पहला पॉइंट। फिर एक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, एक फॉर्मर चीफ जस्टिस बनी, जिसके बारे में अभी हमने बात करी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, क्या नाम था उनका, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ। और डिमांड क्या है, पार्लियामेंट जो है उसको डिसॉल्व करो और फ्रेश इलेक्शन जो है वो करवाओ। 30 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई। सिंघा दरबार गवर्नमेंट का हेडक्वार्टर, ऐसी बिल्डिंग्स को तोड़फोड़ कर दिया गया। सोशल मीडिया पर जो है वो बैन लगा दिया गया। नेपाल के साथ 2000 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर है गाइस इंडिया की। और अभी तो हमारे एक स्टूडेंट रह चुके हैं अक्षय पांडे, वो अभी तहसीलदार हैं उत्तर प्रदेश में, तो वो खुद अभी इस मुद्दे में जो है वो तैनात थे। तो उन्होंने व्हाट्सएप पर स्टेटस डाला था, तो बड़े स्मार्ट लग रहे थे भाई। आसपास जो है पूरी फोर्स खड़ी हुई है, आप बिल्कुल हाई सिक्योरिटी एरिया में खड़े हुए हो। यही जलवा होता है इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्वालिफाई करने का, कि आप उस एरिया पे पहुंचोगे कि जिस एरिया पे कोई कॉमन मैन की एंट्री नहीं है। करो तैयारी भाई। तो 2000 किलोमीटर की ओपन बॉर्डर है, इसलिए हमें चिंता है, इसलिए हमारे सिक्योरिटी और इकोनॉमिक इंटरेस्ट दाव पे लग सकते हैं। मीनवाइल चाइना जो है वो अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाह रहा है उस क्षेत्र में, वहां की पॉलिटिक्स में। तो बस इसी से जुड़ा ये टॉपिक था। इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप की बात करें तो हमारे ओपन बॉर्डर्स हैं। गुड्स और पीपल का फ्री मूवमेंट के लिए ओपन बॉर्डर्स जो है वो रखे गए हैं। हिंदू बुद्धिस्ट हेरिटेज, मधेशी पॉपुलेशन, गोरखा रेजिमेंट इंडियन आर्मी के अंदर, तो ये सब रिलेशंस हम लोग जो है वो मेंटेन रखते हैं ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया नेपाल का जो रिलेशन है वो आप जीएस पेपर 2 में पढ़ते ही हो। बट ये पॉइंट्स रिकॉल करो, याद करो कि भाई जब भी इंडिया नेपाल की बात आए, हिंदू बुद्धिस्ट हेरिटेज की बात होनी चाहिए, मधेसी पॉपुलेशन की बात होनी चाहिए, गोरखा रेजिमेंट की बात होनी चाहिए इंडियन आर्मी के अंदर, हमारे ओपन बॉर्डर्स की जो है बात होनी चाहिए। दोनों कंट्रीज के बीच में फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल होता है। ओपन बॉर्डर है हमारी, कितनी 2000 किलोमीटर की, ऐसी बात होनी चाहिए, है ना। जब भी ऐसे टॉपिक है तो इन सब चीजों पर चर्चा होनी चाहिए। प्रोजेक्ट अरुणधड़ और अपर करनाली इंडियन इन्वेस्टमेंट के साथ हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लिख लेना, ये आपको शायद ना पढ़ाया जाए तो ये लिख लेना। इंडिया और नेपाल के बीच में ये प्रोजेक्ट है अरुणधड़ और अपर करनाली। हम नेपाल को जो है वो फ्यूल, मेडिसिन, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। 60% से ज्यादा नेपाल का ट्रेड जो है वो इंडिया के थ्रू होता है, समझे। अब वहां पर स्मगलिंग चल रही है, फेक करेंसी चल रही है, टेरर रूट्स वहां पर बन रहे हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है, तो चाइना अपना वहां पर इंटरेस्ट जो है वो फुलफिल करने के लिए जो है वो मेहनत कर रहा है, अपना इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है। चाइना वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे, एयरपोर्ट्स, तिब्बत काठमांडू रेलवेज बना रहा है। डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है नेपाली पार्टी के डिस्प्यूट्स में, ठीक है। स्कॉलरशिप्स दे रहा है बच्चों को, है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक अपने वो बना रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है जो इंडिया के लिए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर बड़ा इंपॉर्टेंट है, चिकन नेक भी जिसको हम लोग जो है वो बोलते हैं। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नजदीक में कौन सी कंट्रीज की बॉर्डर्स हैं गाइस, मुझे कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अभी कभी मैप में देखो आप, ठीक है। इंडिया के लिए चिंता वाली बात यही है भाई, यही सब चीजें तो इंडिया के लिए चैलेंजेस हैं, चिंता वाली बात है। 17 सालों में नेपाल के अंदर 14 गवर्नमेंट्स हुई। 2015 में कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद सोचिए आप, देखो लिखा है ना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है वो नेपाल के अंदर बहुत बुरी स्थिति में है। 14 सरकारें पिछले 17 सालों में आ गई, देखिए आप। कॉन्स्टिट्यूशन आया उनका 2015 में, उसके बावजूद इस प्रकार की स्थिति हो रही है, कोलिशन कोलैप्स हो रहे हैं। एंड देखो, इसमें हम इंडिया की तारीफ करेंगे कि हम कितने समय से 1947 से अभी तक हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो बरकरार रख रहे हैं। जो नेपाल और दूसरी कंट्रीज में ऐसी स्थिति आ जाती है, वैसी हमारी कंट्री में नहीं आती, और टचवुड कभी आए भी ना। एंड दिस इज कॉल्ड कॉपरेशन। इसी को बोलते हैं कि हम जो है वो एक यूनाइटेड होकर जो है वो रहते हैं। हम हर एक चीज की रिस्पेक्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, और हमारे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसकी। वहां कई कंट्रीज में तो आप देख लो, मिलिट्री जो है वो ओवर पावर कर जाती है। एग्जाम्पल हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान, म्यांमार देख लो आप, हैं। तो हमारे यहां ऐसा नहीं, हमारे यहां
हर एक डिपार्टमेंट अपनी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। हाँ, बट अभी थोड़ा लेजिस्लेचर में लफड़े चलते रहते हैं, बट फिर भी हम बैलेंस क्रिएट करके रखने की कोशिश करते हैं हमेशा। हमारे यहाँ इस प्रकार की स्थिति होती नहीं है। ठीक है, ये ऐसी तारीफ करनी है इंडिया की आपको अपने मेंस के आंसर में। 2015 ब्लॉकेड के बाद युद्ध जो थे उनको मजा नहीं आ रहा था युवाओं को, और ये युवा ही जो है वो आज की डेट में तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं। इंडिया की ट्रेडिशनल प्राइमेसी जो हिमालयस में है, जैसे हमारे जो कैलाश पर्वत हुआ है ना, ऐसी चीज है। केदारनाथ टूरिज्म के पर्सपेक्टिव से, कैलाश मानसरोवर यात्रा। चाइना कई बार जो है वो ऐसी चीजों पर अटैक करने की कोशिश करता है। इलीगल माइग्रेशन होते हैं, आर्म्स स्मगलिंग होती है, टेरर रूट्स बन जाते हैं, तो इसलिए ये खतरा है हमारे लिए, ये इस प्रकार की इंस्टेबिलिटी। ठीक है, चीजों को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनएम्प्लॉयमेंट वहां पर है, अपॉर्चुनिटीज की कमी है, तो इस पर अगर टारगेट करें, यानी कि वहां पर देखो यार, लोग जो है, युवा जो है स्पेशली, उनको अगर अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी फैसिलिटीज मिलेगी, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। नेपाल के अंदर 2008 में मोनार्की खत्म हुई थी, और वहां पर बार बार यही देखा गया कि लीडरशिप फेल होती जा रही है। जेनजी लेड मूवमेंट्स ने पुराने लीडर्स को जो है वो रिजेक्ट कर दिया, युवाओं के बीच में गुस्सा बढ़ता गया, है ना। अब युवा जो है वो चाह रहे हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट जो है वो होनी चाहिए। लेट्स सी, देखो आने वाले समय में क्या होता है। तो नेपाल का तो बिल्कुल जीरो से लेकर आपको जो है वो पूरी तैयारी करनी है। आज ही लिख लो आप कि नेपाल के टॉपिक को, इंडिया नेपाल रिलेशनशिप और नेपाल की पूरी हिस्ट्री को जो है वो आपको पढ़ना है। आपके एनसीईआरटी के पॉलिटी में भी जो है वो इसका जिक्र कई बार किया हुआ है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब ये लो भैया, ये होस्ट करेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट 2027 में। चलिए, तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि उनका देश 2027 शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट होस्ट करेगा। तो ये फैक्ट तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लेना। एससीओ से रिलेटेड टॉपिक आते हैं। इस्लामाबाद में होगी भैया ये इनकी समिट। प्रिपरेशन में ये नई अकोमोडेशन फैसिलिटीज और जो उनकी कैपिटल है उसका ये ब्यूटिफिकेशन करेंगे। सालों के पास खाने का पैसा नहीं है, है? बट हाँ, दूसरी चीजों के लिए तो पैसा होता ही है लोगों के पास। बात वही हो गई, पिक्चर जाने के लिए 1000 रुपए है, अपने घर परिवार का इंश्योरेंस कराने के लिए पैसा नहीं है। लोग, यही तो दिक्कत है कॉमन मैन के साथ। जो चीज इंपॉर्टेंट है उसमें पैसा नहीं लगाते, जो फालतू की चीज है उसमें पैसा लगाते हैं। 1000 रुपए की पिक्चरें देख के आ जाएंगे या खाना पीना ऑर्डर कर देंगे। वहीं अगर कोई कोर्स लेना हो तो उसमें रहे वो डिस्काउंट के पीछे भागते रहेंगे, ये डिस्काउंट मिल जाए हमें या फ्री में मिल जाए हमें। आप लोग की बात नहीं कर रहा मैं, कॉमन मैन लोगों की बात कर रहा हूं, जो कॉमन मैन के माइंडसेट रखते हैं। आप, यू गाइस आर वेरी पावरफुल। तो पावरफुल लोग ऐसा नहीं करते।